विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें हमारा चैप्टर चल रहा था मौर्योत्तरकालीन राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास, यानी पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन पोस्ट मॉडर्न एज। उसमें काफी कुछ हम पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ना है भारत पर यूनानियों का प्रभाव। ये मेंस का क्वेश्चन भी होता है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि भारत पर यूनानी आक्रमण जो हुए उनके क्या प्रभाव पड़े। तो भारत पर यूनानियों का प्रभाव, मूल यूनानी संस्कृति एवं स्थानीय भारतीय संस्कृति के समावेश से जिस सभ्यता का विकास हुआ उसे हेलेनिस्टिक सभ्यता यानी हेलेनिस्टिक सिविलाइजेशन कहते हैं। हेलेनिस्टिक सिविलाइजेशन, ये क्वेश्चन है यूपीएससी का। किसका? उसने पूछा कि हेलेनिस्टिक सभ्यता किसे कहा जाता है, तो मूल यूनानी संस्कृति और स्थानीय भारतीय संस्कृति के समावेश से जिस सभ्यता का विकास हुआ उसे हेलेनिस्टिक सभ्यता यानी हेलेनिस्टिक सिविलाइजेशन कहा जाता है। हिंद यवन आक्रमण और पश्चिमोत्तर भारत पर इनके आधिपत्य के पश्चात यूनानी और भारतीय संस्कृति एक दूसरे के अधिक सन्निकट आई और एक दूसरे को अनेक क्षेत्रों में प्रभावित किया। अब क्या प्रभावित किया? तो यूनानी भारतीय धर्म से प्रभावित हुए। हमारे धर्म से तो वैसे भी हर कोई प्रभावित होता है ना। बल्कि एक नवरंग पिक्चर है, उसमें गाना है, बड़े किसी कवि ने लिखा है। उसने कहा कि तुमने देशों को जीता है तोपों से, बमों से, गोली से। किससे? अंग्रेजों के लिए बोल रहा था वो कि तुमने देशों को जीता है तोपों से, बमों से, गोली से, हमने दिलों पे राज किया अपनी गीता की बोली से। क्या किया? हमने भगवत गीता सुनाई ना, हमने किसी को कन्वर्ट करने की कोशिश की ना, हमने बोला हमारा धर्म स्वीकार करो। लोग अपने आप हमारे धर्म में क्या करते हैं, उसका बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं महाकुंभ। प्रयागराज में जाइए, है ना, बिल गेट्स जैसे लोग भी खड़े हैं और वहां पर देख रहे हैं मतलब इसको, कुंभ को। चलो जी, यूनानी भारतीय धर्म से प्रभावित हुए। मेनेंडर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। यूनानी पदाधिकारी मेरिड्रक, इसका नाम है, पूरा नाम है मेरिड्रक थियोडोरस, इसने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। यवन राजदूत हेलियोडोरस भागवत धर्मानुयायी बन गया और विदिशा के बेसनगर में भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा स्वरूप गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। क्या किया? देव दिवस का, उसने देवताओं के भी देवता हैं कौन? भगवान विष्णु। ठीक है, और भगवान विष्णु का वाहन क्या है? गरुड़। इसलिए हेलियोडोरस ने भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा स्वरूप गरुड़ ध्वज स्थापित किया। यह अनुमान स्वाभाविक रूप से लगाया जा सकता है कि जब उसके राजदूत भारतीय धर्मों को अंगीकार कर रहे थे तो यवन जनता द्वारा भी इसका अनुसरण किया गया होगा। ये अंडरस्टूड है। ठीक है, भारत ने यूनान से ज्योतिष, कला, विज्ञान, मुद्रा आदि के विषय में बहुत कुछ सीखा। जैसे मुद्रा में क्या सीखा? इंडो ग्रीक संपर्क ने भारतीय मुद्रा प्रणाली को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित किया। यूनानी संपर्क के पूर्व भारतीय मुद्राएं जो थी वो कैसी होती थी? बेडोल होती थी और लेख विहीन होती थी। कैसी होती थी भाई? क्योंकि पंचमार्क कॉइन्स चलते थे हमारे यहाँ, आहत सिक्के चलते थे, तो भारतीय मुद्राएं बेडोल और लेख विहीन होती थी। परंतु यूनानी प्रभाव से मुद्राएं यानी सिक्के सुडौल, कलात्मक और लेख युक्त होने लगे। यूनानियों से ही भारतीयों ने सांचे में ढालकर मुद्राएं बनाने की कला यानी डाई सिस्टम सीखा। डाई सिस्टम किससे सीखा? यूनानियों से। शासक की आकृति युक्त सिक्कों का चलन भारत में यूनानियों ने ही किया। यूनानी शासकों ने द्विभाषी मुद्रा का प्रचलन किया। सबसे पहले द्विभाषी मुद्रा जारी करने वाला जो सम्राट शासक था, यूनानी हिंद यवन शासक जो था, वो डेमेट्रियस था यानी दिमित्री था। कौन था? यहां से क्वेश्चन बनेगा फिर कि सबसे पहले द्विभाषीय मुद्रा जारी करने वाला यवन शासक कौन था? आंसर दिमित्री या डेमेट्रियस था। कौन था? डेमेट्रियस। स्ट्रेटो सेकंड ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। स्ट्रेटो सेकंड ने, अब हमने सातवाहनों में भी पढ़ा, सातवाहनों ने भी क्या किया? शीशे और पोटीन के सिक्के भी चलाए। इसके लेड और पोटीन के सिक्के भी चलाए। ठीक है, स्ट्रेटो सेकंड ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। यूनानी भाषा में सिक्कों के लिए जो शब्द है वो द्रम शब्द प्रयुक्त हुआ है। पूर्व मध्यकालीन लेखों में द्रम शब्द को अपनाया गया है। मध्यकाल से पहले का जो काल है वहां पर भी सिक्कों को क्या बोलते हैं? द्रम बोलते हैं। लेकिन जब हम गुप्त काल पढ़ेंगे वहां पे हम सोने के सिक्के को दिनार कहते हैं। गुप्त काल में क्या कहते हैं? दिनार, सोने के सिक्के को। ठीक है, दूसरा ज्योतिष सीखा हमने। किससे? यूनानियों से। भारतीय ज्योतिष के 5 सिद्धांतों। अब भारतीय ज्योतिष के जो 5 सिद्धांत हैं, एक है पितामह,
पैतामह भी बोलते हैं, पितामह भी बोलते हैं। दूसरा है वशिष्ठ, तीसरा है सूर्य, चौथा है पोलिस और पांचवा है रोमक। तो पोलिस और रोमक ये दो जो है वो यवन संपर्क का प्रभाव माना जाता है। तीन शब्द वैसे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, पितामह, पैतामह या पितामह, ये हिंदी का, ये संस्कृत का शब्द है। वशिष्ठ, ये महर्षि वशिष्ठ के नाम पर वशिष्ठ, और अगला सूर्य। लेकिन पोलिस और रोमक जो है, हमने ये यवन संपर्क का प्रभाव दिखाई देता है इस पर, ज्योतिष पर। वारामिहिर के होरा शास्त्र यानी फलित शास्त्र, जिनमें जन्म कुंडलियों व नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताया जाता था, वो भी यूनानी प्रभाव से संयुक्त है। वारामिहिर का होरा शास्त्र, आज भी होरोस्कोप बोलते हैं आप शायद, क्या बोलते हैं, बोलते हो? तो वारामिहिर का होरा शास्त्र यानी फलित शास्त्र, जिसमें जन्म कुंडलियां व नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताया जाता था, वो भी यूनानी प्रभाव से संयुक्त है। संभवतः होरा विषयक ज्ञान का जन्म बेबीलोन में हुआ था। और बेबीलोन कहाँ पड़ता है? मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया यानी इराक में। कहाँ पर? आज भले ही वो इस्लामिक देश होगा, लेकिन कभी यूनानियों के प्रभाव में था, तो बेबीलोन में हुआ। यहां से इसे यूनानियों ने सीखा और फिर यूनानियों ने भारतीयों को सिखाया। ज्योतिष में प्रयुक्त केंद्र, हारिज, लिप्त, द्रकन आदि शब्द जो है वो यूनानी भाषा से लिए गए हैं। केंद्र, हारिज, लिप्त और द्रकन आदि शब्द किस भाषा से लिए गए हैं? यूनानी भाषा से लिए गए हैं। आपके हिंदी के पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। विदेशज शब्द पूछता है तो वहां पर पूछेगा वो आपसे, केंद्र कैसा शब्द है? आंसर विदेशी शब्द है। कैसा है? यूनानी प्रभाव से सीखा हमने। गार्गी संहिता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ज्योतिष के क्षेत्र में भारत यूनान का ऋणी है। यद्यपि यवन बर्बर हैं, तथापि ज्योतिष के मूल निर्माता होने के कारण वंदनीय है। यह इस देश की महानता है। बहुत क्रूर थे, कौन? यूनानी, लेकिन क्योंकि विद्वान थे इसलिए वंदनीय बताया जा रहा है गार्गी संहिता में। किसने लिखी गार्गी संहिता? कात्यायन ने लिखी। ठीक है। इसी प्रकार वारामिहिर ने वृहत संहिता में कहा है कि यवन बर्बर हैं, पर ज्योतिष का जन्म उनसे हुआ है, अतः वे ऋषियों की भांति सम्मान योग्य हैं। वारामिहिर भी कहते हैं वृहत संहिता में, किसमें? यवन बर्बर हैं पर ज्योतिष का जन्म उनसे हुआ है, अतः वे ऋषियों की भांति के हैं, सम्मान योग्य हैं। टार्न का मानना है कि भारतीयों ने यूनानियों से ही कैलेंडर प्राप्त किया। निश्चित तिथि से काल गणना, संवतों का प्रयोग और सप्ताह के 7 दिनों में विभाजन आदि ये यूनानियों से ही सीखा गया। किससे? यूनानियों से ही सीखा गया। अगला चिकित्सा क्षेत्र में। चिकित्सा क्षेत्र में भी यूनानी प्रभाव को यह कहते हुए स्वीकार किया जाता है कि जिस प्रकार यूनानी चिकित्सा शास्त्री हिपोक्रेटस, कौन? जिसकी ओथ लेते हैं डॉक्टर्स लोग, हिपोक्रेटस के नाम से चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए स्नातकीय समारोह के समय हिपोक्रेटिक शपथ की मान्यता है, उसी प्रकार चरक शपथ भी बताया गया है। चरक शपथ, चरक जो थे वो राजवैद्य थे कुषाण शासक कनिष्क के। किसके? कुषाण शासक कनिष्क के। आगे चलकर आएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि चरक शपथ भी ली जाती है किसमें? आयुर्वेद में। अगला, और धन्वंतरी को हम भगवान मानते हैं। क्या मानते हैं? भगवान धन्वंतरी। समुद्र मंथन में निकले थे। इसमें कितने रत्न निकले थे समुद्र मंथन में? 14 रत्न निकले थे, उसमें धन्वंतरी भी थे। आयुर्वेद। नाटक पर भी यवन प्रभाव स्वीकार किया जाता है। नाटक पर भी यवन प्रभाव स्वीकार किया जाता है। संस्कृत नाटकों में पटाक्षेप यानी पर्दे के लिए जो यवनिका शब्द प्रयुक्त हुआ है वो यूनानी भाषा से लिया गया है। इसका मतलब जब भारत में पहले नाटक होते थे उसमें पर्दे नहीं गिराए जाते थे, सीन नहीं बदले जाते थे। लेकिन आपने देखा होगा कि रामलीला भी देखते होंगे आप, एक जैसे एक वो चलता है, उसके बाद पर्दा गिराते हैं, बोलते हैं भाई अब तैयारी चल रही है, तब तक मूंगफली खाओ, ऐसा बोलते हैं ना। अब फिर तब दूसरा आता है। बच्चे बड़े खुश होते हैं जब ताड़का आती है, नहीं? हनुमान जी जब आते हैं तब बड़े खुश होते हैं बच्चे। हाँ, सुपर्णखा आती है जब, हाँ बिल्कुल, है ना। क्यों है उसका नाम सुपर्णखा? बताओ तो। सूप जैसे नाखून थे कि उसके। आज तो श्रृंगार माना जाता है बड़े नाखून, लेकिन उस समय के समय में उसका नाम जो रखा गया कुछ ऐसा बताया गया, जैसे सूप होता है, सूप जिसमें चावल फेंटते हैं, वैसे नाखून थे कि उसके। समझ में आया? तो नाखून कभी भी श्रृंगार नहीं हो सकते। नाखून क्या होते हैं? बीमारी की जड़ होते हैं। चलिए जी, यूनानी नाटकों में पारासाइट होता है, वैसे ही संस्कृत नाटकों में विदूषक होते हैं। क्या होते हैं?
तो मैंने कहा वो जो पर्दा गिरता है उसको यवनिका कहा जाता है। जैसे रामलीला का पर्दे का जो कलर कॉम्बिनेशन होगा वो आपको और कहीं नहीं दिखेगा, वो आपको वैसे ही दिखेगा और ऐसा लगता है कि वो प्रभाव जो है वो भारतीय कला तो नहीं दिखती है। भले ही उसमें हमारे आराध्य होते हैं, राम, भगवान राम होते हैं, माता सीता होती है, हनुमान जी होते हैं, सब होते हैं, लेकिन वो जो कलर कॉम्बिनेशन है वो हमारी कला नहीं है। वो कैसा, इसलिए आज भी वो पैटर्न चला आ रहा है, उसको यवनिका बोला जाता है। यूनानी नाटकों में पारासाइट होता है, वैसे ही संस्कृत नाटकों में विदूषक होता है। कुछ विद्वानों द्वारा मृच कटिकम, किसने लिखी? शूद्रक ने लिखी मृच कटिकम, है ना। चारुदत्त नामक एक शायद गरीब ब्राह्मण की कथा है इसमें, जो व्यापार के बाद क्या बन जाता है, धनाढ्य हो जाता है। तो मृच कटिकम शूद्रक कृत जो मृच कटिकम है उसकी तुलना न्यू एटिक कॉमेडी से की गई है। किससे की गई है? न्यू एटिक कॉमेडी से की गई है। अब आगे कला के क्षेत्र में जो यूनानी प्रभाव पड़ा, इसके परिणाम स्वरूप जिस कला का उदय हुआ उसे गांधार कला कहा जाता है। इस कला का विकास कनिष्क के समय हुआ। कला की एक नवीन शैली हेलेनिस्टिक कला का उदय हुआ। किस कला का? हेलेनिस्टिक कला का उदय हुआ। उसके बाद आप देखते हैं भाई, महात्मा बुद्ध ने कहा था मूर्ति पूजा नहीं करनी है, और बहुत समय तक, मतलब ये समझ लीजिए कि 483 ईसा पूर्व के बाद महात्मा बुद्ध की पूजा नहीं की गई, मतलब मूर्ति बनाकर पूजा नहीं की गई। खाली आसन रखे गए, चरण पादुकाएं रखी गई, पीपल का वृक्ष रखा गया, है ना, बस ऐसे करके पूजा की भारतीयों ने। लेकिन क्या हुआ कि भारतीय क्योंकि मूर्ति पूजक थे इसलिए वो नहीं रह पाए, और कनिष्क के काल तक आते आते दो कलाएं विकसित हुई महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां दिखती हैं हमें, या तो मथुरा शैली में दिखती है या गांधार शैली में दिखती है। किसमें दिखती है? मथुरा शैली में और गांधार शैली में। पहली मानव पूजित प्रतिमा महात्मा बुद्ध की ही बनी पहले, क्योंकि महात्मा बुद्ध मानव थे, हालांकि उनको अवतार में रखा गया बाद में भगवान विष्णु के, लेकिन वो मानव थे। तो पहली मानव पूजित प्रतिमा जो थी वो उनकी थी? महात्मा बुद्ध की थी। तो उनकी जो मूर्तियां दिखेंगी आपको मथुरा शैली में भी दिखेगी और गांधार शैली में। गांधार शैली में महात्मा बुद्ध का चेहरा बड़ा आकर्षक बनाया गया, छल्लेदार बाल बनाया गया, बड़ा सुंदर सौष्ठव शरीर दिखाया गया उसमें, ठीक है। और वो ग्रीक देवता अपोलो से मैच करते हैं। कैसे दिखाया गया उन्हें? जो ग्रीक देवता अपोलो है उनकी तरह दिखाया गया उन्हें। समझ में आ गया? तो कनिष्क के समय हुआ, कला की एक नवीन शैली हेलेनिस्टिक कला का उदय हुआ। अगला, टार्न का मानना है कि भारतीय और यूनानियों ने एक दूसरे से अनेक शब्द ग्रहण किए। भारतीयों ने यूनानियों से फलक, स्याही, कलम, पुस्तक, सुरंग, केंद्र, कैंप, होरा आदि शब्द प्रयोग किया, तो वहीं यूनानियों ने भी मरकट, करपाश, सरकरा, वैदुर्य आदि शब्द भारतीयों से ग्रहण किए। तो ये समझ लीजिए हमने जो यूनानियों से ग्रहण किए हैं शब्द वो कौन कौन से हैं। हिंदी के पेपर में भी काम आएगा विदेशी शब्द, देशज और विदेशज शब्द। तो विदेशज शब्द कौन से हैं? फलक है, फलक पर तो गाने भी बने हैं। फलक क्या है? वो फलक तक चल साथ मेरे, और लोग गाते भी हैं, ये पता नहीं है कि फलक होता क्या है। फलक तक चल साथ मेरे, क्या होता फलक? तो फलक शब्द यूनानी शब्द है। स्याही अब तो बच्चे यूज नहीं करते हैं, अब तो अनेक प्रकार के पेन आ गए हैं, डॉट पेन आ गए हैं, लेकिन पहले स्याही का प्रयोग किया जाता। कलम, पहले कलम का यूज किया जाता था, है ना, उसको हम लेखनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड़ी ताकत होती है भाई लेखनी में। अगला पुस्तक शब्द भी कैसा है? यूनानी। सुरंग शब्द भी क्या है? यूनानी। केंद्र, सेंटर जिसको हम बोलते हैं, ये भी क्या है? यूनानी शब्द। कैंप, ये भी यूनानी। होरा, ये भी क्या है? लेकिन मैंने कहा यूनानियों में एक शब्द चलते हैं मरकट, करपाश, सरकरा, वैदुर्य आदि शब्द भारतीयों से ग्रहण किए गए। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, एरिथ्रियन सी मतलब रेड सी, जिसका लेखक अज्ञात है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक पुस्तक है, इसका रचयिता एक यूनानी ही था जो भारत का विदेशों के साथ व्यापारिक संबंध प्रमाणित करता है। क्या करता है? व्यापारिक संबंध प्रमाणित करता है। यह रोमन मिस्र बंदरगाहों से व्यापार तथा नेविगेशन के अवसरों का वर्णन करता है। इतना समझ में आ गया? भारत, कुछ और पॉइंट बता रहा हूं मैं कि भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाली जो इंडो ग्रीक शासक डेमेट्रियस था। अगर आपसे पूछा कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहले हिंद यवन शासक कौन था, आंसर डेमेट्रियस था। कौन था?
डेमेट्रियस। डेमेट्रियस ने सातवाहन शासक सातकर्णी के काल में भारत पर आक्रमण किया। उसके साथ उसका सेनापति मिनेंडर भी आया था। मिनेंडर उसका दामाद भी था और मिनेंडर उसका सेनापति भी था। यवनों की दो शाखाएं, यूथिडेमस वंशी और यूक्रेटाइडिस वंशी, ये दो शाखाएं थी। यूथिडेमस वंशी शासकों की राजधानी कहाँ थी? साकल या सियालकोट थी, आईएएस का क्वेश्चन है। और यूक्रेटाइड वंशी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला थी। कहाँ थी? तक्षशिला। यूथिडेमस वंशी शासकों यवनों को अंततः शकों ने पराजित करके उन्मूलित किया, जबकि यूक्रेटाइडिस वंशी यवनों को पहलवों ने पराजित किया। ये ध्यान रखना, यूथिडेमस को शकों ने, यूक्रेटाइडिस को पहलवों ने पराजित किया और उनके क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। तत्पश्चात इस क्षेत्र पर कुषाणों का आधिपत्य स्थापित हुआ। मैंने कल क्रम बताया था कैसे कैसे करके आए थे, ठीक है। इसके बाद हमने शक पढ़ने हैं। अगला, बैक्ट्रिया का अंतिम यवन शासक जो था वो यूक्रेटाइडिस वंशी हेलियोक्लीज था। बैक्ट्रिया का अंतिम यवन शासक कौन था? यूक्रेटाइडिस वंशी हेलियोक्लीज। यवनों ने भारत में सर्वप्रथम लेखयुक्त राजा के चित्रयुक्त सिक्का प्रचलित किया। डेमेट्रियस पहला शासक था जिसने द्विलिपीय भाषा युक्त सिक्का जारी किया। ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं मैं, दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। यूनानियों के संपर्क से पूर्व भारत में पंचमार कॉइन्स या आहत सिक्के प्रयोग में लाए जाते थे। यूनानियों ने बताया कि सिक्के गलाकर कैसे ढाले जाते हैं और सुंदर कैसे बनाए जाते हैं। वारामिहिर ने ज्योतिष ज्ञान के कारण यवनों को ऋषियों के समान सम्माननीय माना है। वारामिहिर ने अपनी वृहत संहिता में कहा है कि यवन बर्बर हैं, पर ज्योतिष का जन्म उनसे हुआ है, अतः वे ऋषियों की भांति सम्मान योग्य है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमने पूरा ज्योतिष इनसे सीखा। मैंने बता दिया आपको, पैतामह, वशिष्ठ और सूर्य, ये सिद्धांत हमारे हैं। पोलक और पोलिस और रोमक हमने उनसे सीखे, क्योंकि हमारे जब हम वेदांग पढ़ते हैं तो वहां पर शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष ये पढ़ लेते हैं हम पहले ही। समझ में आ गया? अगला, चिकित्सा और नाटक के क्षेत्र में भी यवनों का प्रभाव देखा जाता है। यवन भारतीय धर्म से प्रभावित हुए। मिनेंडर बौद्ध हो गया और राजा राजदूत हेलियोडोरस वैष्णव मतानुयायी हो गया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से प्राप्त रेह लेख में मिनेंडर का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। स्पष्ट उल्लेख मिलता है, रेह अभिलेख, फतेहपुर उत्तर प्रदेश। फतेहपुर उत्तर प्रदेश। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आया भाई? किसने कहा कि ज्योतिष के ज्ञान के कारण यूनानी ऋषियों जैसे सम्माननीय है? वारामिहिर। सप्ताह के 7 दिनों में विभाजित करने की कला भारतीयों ने किससे सीखी? यवनों से। कलम शब्द किस भाषा का शब्द है? यूनानी, है ना? ये समझ में आ गया? ये कल मैं बता चुका हूं। इसके बाद अगला हमने पढ़ना है शक और पहलव। क्या पढ़ना है? शक और पहलव। मध्य एशिया की एक घुमक्कड़ जाति थी, मिडिल एशिया, ठीक है। शक जो मध्य एशिया की घुमक्कड़ जाति थी, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में पश्चिमोत्तर भारत में यूनानी राजाओं को पराजित करके शकों ने अपने आधिपत्य स्थापित कर लिया। इन्हें सीथियंस की भी संज्ञा दी जाती है। शकों को क्या बोलते हैं? सीथियंस भी कहा जाता है। चीनी ग्रंथों में शकों को सई या सईवांग कहा गया है। शकों को क्या कहा गया है? सई या सईवांग कहा गया है। भारतीय साहित्य में शकों के प्रदेश को शकस्थान या शकद्वीप कहा गया है। शकस्थान या शकद्वीप कहा गया है। रामायण, महाभारत, पुराण, पतंजलि का महाभाष्य, कात्यायन की गार्गी संहिता, हर्षचरित्र और राजशेखर की काव्य मीमांसा में शकों का उल्लेख हुआ है। गार्गी संहिता के अनुसार यवन आक्रमण के पश्चात शकों का आक्रमण हुआ और मथुरा क्षेत्र पर उनका आधिपत्य हो गया। मथुरा क्षेत्र पर शकों का आधिपत्य हो गया। चीनी ग्रंथों, जैसे पानकू है एक व्यक्ति, चीनी लेखक जो होगा, पानकू रचित सियन हांसू और फान ए कृत हाउ हांसू, ये 2 ग्रंथ याद करने। ये उत्तर प्रदेश वालों ने पूछा कौन सा? सियन हांसू किसने का रचयिता कौन है? तो पानकू है। कौन है? पानकू की सियन हांसू। ऐसे उन्होंने पूछा हाउ हांसू किसने लिखा? तो वो लिखा किसने? फान ए ने। जैसे सीयू की किसने लिखा? सीयू की किसका यात्रा वृतांत है? वेनसांग का है। सीयू की किसका है? वेनसांग का है। इतना समझ में आ गया? ऐसे ही मैंने कहा सियन हांसू किसका? पानकू का है। ऐसे हाउ हांसू किसका है? फाने का। तो यहां पे मैं बता रहा हूं कि पानकू रचित सियन हांसू और फानेकृत हाउ हांसू से ज्ञात होता है कि मंगोलिया की यूची नामक जातियों द्वारा आक्रमण कर शकों को वहां से खदेड़ दिया गया। यूची जाति ने शकों को वहां से खदेड़ दिया
शक पश्चिम में प्रस्थान, शकों ने पश्चिम की ओर प्रस्थान किया और बैक्ट्रिया पर आक्रमण करके यवनों को पराजित करके उस पर अधिकार कर लिया। परंतु यहां भी यूची जाति ने शकों का पीछा नहीं छोड़ा। तब शक जाति दो शाखाओं में विभक्त हो गई। एक शाखा ने बैक्ट्रिया से दक्षिण की ओर बढ़कर कपिशा यानी हिंदुकुश पर्वत से काबुल नदी एवं अफगानिस्तान के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। हिंदुकुश पर्वत से काबुल नदी एवं अफगानिस्तान के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। दूसरी शाखा पश्चिम में ईरान की ओर गई। दूसरी शाखा कहां गई? पश्चिम की ओर, ईरान की ओर गई। ये ध्यान रखना भाई कि इस धरती पर जितना इतिहास जितना हम जानते हैं उसमें सबसे ज्यादा हत्याएं जो हुई हैं, एक तो हुई है यहूदियों की, 60-70 लाख करोड़ के आसपास यहूदियों की हत्या हुई है। किसकी? और दूसरा लगभग 35 करोड़ हिंदुओं की हत्या हुई है। हिंदुकुश माउंटेन रेंज ऐसे नाम नहीं रखा गया, उसका मतलब होता है जहां काटे जाते हैं, हिंदुकुश। अब ये कब काटे गए, क्यों नाम रखा गया, इसके लिए इतिहास को जरा और खंगालना पड़ेगा, और खंगालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों बोलते हैं हिंदुकुश माउंटेन रेंज। इतना समझ में आ गया। दूसरी शाखा कहां गई? ईरान की ओर गई। कालांतर में शकों की पूर्वी ईरानी शाखा ने ही भारत पर आक्रमण किया। किसने? कालांतर में शकों की पूर्वी ईरानी शाखा ने ही भारत पर आक्रमण किया। शक पश्चिमोत्तर भारत में यवनों के आधिपत्य को समाप्त करके एक विस्तृत क्षेत्र पर उन्होंने शासन किया। तक्षशिला, मथुरा, उज्जैनी आदि में शकों की भिन्न भिन्न शाखाओं ने शासन किया। ठीक है भाई। अब तक्षशिला के शक शासक बता रहा हूं मैं। तक्षशिला के शक शासक मतलब 22 ईसा पूर्व से लेकर 44 ईस्वी तक। तो तक्षशिला का जो प्रथम शक शासक था उसका नाम था मेउस। क्या नाम था? मेउस, या कहीं कहीं पर मावेज भी कहा जाता है। मेउस या मावेज को माना जाता है। तक्षशिला का प्रथम शक शासक मेउस या मावेज। यह भारत का भी प्रथम शक विजेता शासक था। मेउस का उत्तराधिकारी एजेज प्रथम था, जिसने यवनों को परास्त करके अपना आधिपत्य स्थापित किया। एजिलिसेज के बाद एजेज सेकंड तक्षशिला का अंतिम शक शासक था। तक्षशिला के शक शासकों ने भी द्विलिपीय मुद्रा जारी किए। सिक्कों के आधार पर तक्षशिला से मथुरा तक इनका साम्राज्य विस्तृत था। सिक्कों के आधार पर बताया जाता कि तक्षशिला से लेकर मथुरा तक शकों का साम्राज्य विस्तृत था। पार्थियन शासक फ्रायोटीज ने शकों से तक्षशिला जीता। कालांतर में जब दक्षिणी अफगानिस्तान में गोंडो फर्नीस का उदय हुआ, तब उसने फ्रायोटीज को परास्त करके तक्षशिला पर अधिकार कर लिया। गोंडो फर्नीस के तख्तबाही इंस्क्रिप्शन से ज्ञात होता है कि वह पश्चिमोत्तर भारत पर शासन कर रहा था। यह तख्तबाही इंस्क्रिप्शन आईएएस का क्वेश्चन है कि तख्तबाही इंस्क्रिप्शन किसका है या तख्तबाही लेख किसका है? आंसर गोंडो फर्नीस। और यह ध्यान रखना, इनको समश्रुधारी कहा गया है। क्या कहा गया है? समश्रुधारी मतलब दाढ़ी वाले शासक, ये दाढ़ी रखते थे। ठीक है। और केश प्रक्षालन की प्रथा जो है वो इनमें चलती थी। किसमें? मतलब गोंडो फर्नीस के इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर राज्याभिषेक के समय केश प्रक्षालन मतलब जैसे आप लोग करते हो, बालों को शैम्पू वैम्पू करते हो शादी वाले दिन, तो समझ लो वैसे ही केश प्रक्षालन। समझ में आ गया? तो ये तो तक्षशिला के शक शासक थे। मैंने कहा गोंडो फर्नीस, दक्षिणी अफगानिस्तान में जब गोंडो फर्नीस का उदय हुआ तो उसने फ्रायोटीज को परास्त कर दिया, तक्षशिला पर अधिकार कर लिया, और गोंडो फर्नीस का जो इंस्क्रिप्शन है उसका नाम है तख्तबाही इंस्क्रिप्शन। अगला मथुरा के शक शासक। कहां के? मथुरा के शक शासक। मथुरा का प्रथम शक शासक जो था वो राजुल या राजवुल था। राजुल या राजवुल था। मथुरा से एक सिंह शीर्ष अभिलेख मिला है जिसे राजुल की प्रधान महिषी द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। राजवुल के सिक्कों से ज्ञात होता है कि इसका राज्य पूर्वी पंजाब से मथुरा तक विस्तृत था। ऐसा माना जाता है कि मथुरा के शक मालवा से यहां आकर बसे थे। जैन ग्रंथ कालिकाचार्य कथानक के अनुसार मालवा के शासक विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में शकों को मालवा में पराजित करके भगा दिया। तत्पश्चात शक मथुरा में आकर बसे। विक्रमादित्य ने शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व में विक्रमी संवत चलाया। क्या चलाया? विक्रमी संवत चलाया। इस संवत को मालव संवत या कृत संवत की संज्ञा भी प्रदान की जाती है। अब आपसे जब पूछेगा कि विक्रमी संवत किसने चलाया, तो मैंने कहा विक्रमादित्य ने चलाया, मालवा के राजा विक्रमादित्य ने। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं है, ये मालवा का कोई राजा। 14 विक्रमादित्य हुए हैं इतिहास में।
तो मालवा के राजा विक्रमादित्य ने विक्रमी संवत चलाया, और जो कि 57 ईसा पूर्व में चलाया। और क्यों चलाया? शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। किसके उपलक्ष्य में? ठीक है। और ये पता कहां से चलता है? ये जैन ग्रंथ है कालिकाचार्य कथानक, वहां से पता चलता है। और ये ध्यान रखना कि जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करते हैं तो वहां पर प्रेम्बल पढ़ते हैं, उद्देशिका पढ़ते हैं, तो वहां पर जो डेट लिखी हुई है वो लिखी हुई है 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। वहां पर विक्रमी संवत लिखा हुआ है, लेकिन भारत सरकार ने जब अपना कैलेंडर वो किया तो वो शक संवत पर आधारित है। किस पर है? शक संवत को कौन चलाएगा? कुषाण शासक कनिष्क चलाएगा, और वो 78 एडी में चलाएगा उसको। क्या चलाएगा? शक संवत किसने चलाया? कुषाण शासक कनिष्क ने चलाया। कब चलाया? 78 एडी में चलाया। एक बार ये भी क्वेश्चन बना कि शक संवत और विक्रमी संवत में कितने वर्षों का अंतर है, तो आप 57 ऐड कर दीजिए उसमें। इसमें 78 एडी में, हाँ जी, 135 वर्ष का अंतर। पक्का? 8 7 15, हाँ ठीक है, 135 वर्ष का अंतर है। ठीक है, यानी विक्रमी संवत के 135 साल बाद कुषाण शासक कनिष्क ने शक संवत चलाया। चलो जी, राजबुल के पश्चात मथुरा का शक शासक सोडास हुआ। कौन हुआ? सोडास। सोडास का राज्य सिर्फ मथुरा तक ही सीमित था। इसके बाद मथुरा पर कुषाणों का अधिकार हो गया, और शक क्षत्रप कुषाणों की अधीनता में शासन करने लगे। अब है पश्चिमी भारत के शक। कहां के? पश्चिमी भारत के शक। तो पश्चिमी भारत में 2 शक वंशों का शासन था। एक थे महाराष्ट्र का छैरात वंश, और दूसरा था सौराष्ट्र और मालवा का कार्दमक वंश। कहां का? महाराष्ट्र में जो हम पढ़ते हैं वो छैरात वंशी नहपाण का नाम सुना होगा आपने। जब हम सातवाहन पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा होगा कि नहपाण के छैरात वंशी नहपाण के सिक्कों को पुनरांकित करवाया सातवाहन राजाओं ने, है ना, सातवाहन राजा ने। ऐसे ही आपने एक चीज और पढ़ी होगी, जो सौराष्ट्र और मालवा गुजरात वाला जो रीजन है वहां पर रुद्रदामन का नाम पड़ा होगा, जूनागढ़ अभिलेख, वो शकों की कार्दमक शाखा का है। किस शाखा का है? चलो जी, तो पहले हम महाराष्ट्र का छैरात वंश पढ़ लेते हैं। तो छैरात वंशी शासक, सबसे पहले छैरात वंश का जो संस्थापक था वो भूमक था। कौन था? भूमक। उसकी राजधानी कहां थी? भिन्ननगर थी। कहां थी? इस वंश ने संपूर्ण महाराष्ट्र, लाट और सौराष्ट्र प्रदेश पर शासन किया। भूमक इस वंश का संस्थापक था। इसका कोई अभिलेख नहीं मिला है। इसका इतिहास एकमात्र इसके मुद्राओं से ही ज्ञात होता है। इसके सिक्के ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। खरोष्टी लिपि प्रयुक्त होने का कारण यह माना जाता है कि पश्चिमी राजपुताना तथा सिंध क्षेत्र पर भी इसका अधिकार था। पश्चिमी राजपुताना और सिंध क्षेत्र पर भी इसका अधिकार था। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो हुआ वो नहपाण हुआ। इसकी उपाधि रखो खरातस खतपस। क्या थी इसकी उपाधि? रखो खरातस खतपस थी। इसके शासनकाल यानी 119 ईस्वी से 125 ईस्वी तक था इसका शासनकाल। इसके चांदी और तांबे के सिक्के अजमेर से लेकर नासिक तक के क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। इसने नासिक तथा पूना सातवाहनों से जीता था। नहपाण ने उत्तम भद्र जाति यानी राजस्थान के मालवों से रक्षा की और पुष्कर तीर्थ में दान दिया। पुष्कर तीर्थ में दान दिया। पुष्कर एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर। इसकी राजधानी भारूकच्छ के मिन्न नगर में थी। भारूकच्छ यानी बड़ौच यानी बेरीगाजा के मिन्न नगर में थी। नहपाण के समय का नासिक और जुन्नार गुहालेख तथा उसके दामाद ऋषभदत्त और उसावदत्त का नासिक गुहालेख प्राप्त हुआ है। किस किसका? नहपाण के समय में नासिक और जुन्नार गुहालेख और उसके दामाद ऋषभदत्त और उसावदत्त का नासिक गुहालेख प्राप्त हुआ है। अंततः नहपाण को सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पराजित करके मार दिया। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी तक। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि नहपाण जो कि किस वंश का? छैरात वंशी, मतलब शक शासक, छैरात वंशी शक शासक नहपाण को किस सातवाहन राजा ने पराजित किया था? आंसर गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। किसने? इसीलिए इसके सिक्के पुनरांकित करवाए। नीचे नहपाण का नाम मिटाकर गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपना नाम लगाया। जोगलथंबी मृदभांड, नासिक से नहपाण की बहुत सारी मुद्राएं मिली हैं। इनमें से लगभग 2/3 मुद्राओं पर गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपना नाम
मुद्रित करवाकर पुनः प्रसारित करवाया। नासिक प्रशस्ति में गौतमीपुत्र के लिए खकरात वश निर्विशेष करस की उपाधि प्राप्त हुई है। गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए नासिक प्रशस्ति में क्या कहा गया है? और पता नहीं अपनी भाषा में क्या लिखना चाह रहे थे, पर याद करना पड़ेगा हल्का फुल्का। खकरात वश निर्विशेष करस किसकी उपाधि है? गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपाधि। अब हम पढ़ते हैं सौराष्ट्र और मालवा का कार्दमक वंश। सौराष्ट्र और मालवा, सौराष्ट्र मतलब गुजरात वाला जो क्षेत्र है, और मालवा का इधर थोड़ा सा राइट साइड में, वहां पर कौन था? कार्दमक वंश था शकों का। इसका जो संस्थापक था वो चष्टन था। कौन था? ध्यान रखना, छैरात वंश का जो संस्थापक था वो भूमक था, और इनका जो कार्दमक वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? चष्टन था। जो आपका छैरात वंश की राजधानी जो थी वो मिन्न नगर थी। कहां? भारूकच्छ के पास, भड़ौच के पास। लेकिन इनकी राजधानी कहां थी? उज्जैन थी, क्षिप्रा नदी के तट पर। किसकी? कार्दमक वंशी शासकों की राजधानी कहां थी? उज्जैन, क्षिप्रा, महाकालेश्वर मंदिर है जहां। ठीक है। इस वंश के विषय में जानने का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो रुद्रदामन का अंधौ यानी कच्छ की खाड़ी अभिलेख, गिरनार जूनागढ़ अभिलेख और सिक्के हैं। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, दूसरा है अंधौ यानी कच्छ खाड़ी अभिलेख, और तीसरा है सिक्के। इस वंश का संस्थापक चष्टन था। ऐसा माना जाता है कि चष्टन पहले सिंध क्षेत्र में कुषाणों का छत्रप था, तथा नहपान की मृत्यु के बाद वह दक्षिण पश्चिमी प्रांत का वाइसरॉय यानी गवर्नर बना, और कालांतर में उसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। महाछत्रप की उपाधि धारण की। इसकी राजधानी उज्जैनी थी। कहां थी? मन को भटकाए ना, इधर उधर ना करें, ध्यान दे बस। चष्टन के बाद उसका पुत्र पौत्र रुद्रदामन महाछत्रप बना, क्योंकि उसके पुत्र जयदामन का निधन उसके काल में ही हो गया था। तो चष्टन का पोता बना अब रुद्रदामन। कौन बना? रुद्रदामन। रुद्रदामन जो है वो 130 ईस्वी से 150 ईस्वी के बीच में शासन करता है। कब से कब तक? 130 ईस्वी से लेकर 150 ईस्वी के बीच में शासन करता है। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सभी जातियों के लोगों ने रुद्रदामन को अपना रक्षक चुना, और उसने महाछत्रप की उपाधि स्वयं धारण की। जूनागढ़ यानी गिरनार अभिलेख के अनुसार रुद्रदामन ने नर्मदा तट, मालवा, उत्तरी कोंकण, काठियावाड़, मारवाड़, स्वभ्र यानी साबरमती का जो तट है, और सिंधु, निचली सिंधु घाटी आदि पर विजय प्राप्त की थी। रुद्रदामन ने सातवाहन शासक वशिष्ठपुत्र पुलमावी को 2 बार पराजित किया। किसको? वशिष्ठपुत्र पुलमावी को 2 बार पराजित किया, परंतु संबंध की निकटता के कारण उसका वध नहीं किया। कनेरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि वशिष्ठपुत्र पुलमावी का विवाह रुद्रदामन की कन्या के साथ हुआ। यानी ससुर जी ने अपने दामाद को 2 बार हराया, और क्योंकि वो दामाद था, दामाद कौन? वशिष्ठपुत्र पुलमावी, इसलिए उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। इसका मतलब ससुर जी और दामाद के बीच में भी युद्ध चल रहे थे। इतना समझ में आ गया? स्वसुर बोलते हैं वैसे, हैं ससुर नहीं बोलते, स्वसुर जी। रुद्रदामन ने प्रजाहित को ध्यान में रखकर शासन किया। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने किया था, और अशोक के सौराष्ट्र प्रांत के यवन जातीय राज्यपाल तुषाश्व ने जिसकी मरम्मत करवाई थी, नहर निकलवाई थी, उसका बांध रुद्रदामन के समय भारी वर्षा के कारण टूट गया। ऐसे में रुद्रदामन ने जनता से बिना कोई अतिरिक्त कर लगाए अपने व्यक्तिगत कोष से धन देकर सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल सुविशाख को निर्देश दिया कि इसको क्या करो, और मजबूत करो। तो उसने 3 गुना मजबूत बांध बना दिया। कितना? ये बड़ी बात है कि बिना कोई अतिरिक्त कर लगाए और व्यक्तिगत कोष से धन देकर। किसको बोला? सुविशाख को बोला। इसके समय में सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल कौन है? सुविशाख। तो सबसे पहले पुष्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, तुषाश्व यवन जाति है वो अशोक के समय में, और सुविशाख किसके समय में? रुद्रदामन के समय में। ये ध्यान रहेगा, आईएएस का क्वेश्चन है ये। जूनागढ़ अभिलेख में उसे भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक कहा गया है। क्या कहा गया है? संभवतः उसने पराजित राजाओं का राज्य पुनः लौटा दिया था, जैसा कि कालांतर में समुद्रगुप्त ने किया था। भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक कहा गया है किसको? रुद्रदामन को। किसमें? जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है। रुद्रदामन अनेक स्वयंवरों में भाग लेकर अनेक राजकुमारियों का पाणिग्रह भी किया। वह वैदिक धर्मानुयायी था और संस्कृत भाषा को उसने राजप्रश्रय प्रदान किया था। अब ये राजाश्रय प्रदान किया था, ये बड़ी बात है भाई।
एक शक शासक संस्कृत भाषा का ज्ञाता है और संस्कृत भाषा को राजश्रय दे रहा है। और मैंने कहा आपको कि संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख यही है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है। रुद्रदामन की मंत्री परिषद में दो प्रकार के मंत्री थे, एक थे मति सचिव जो उसका व्यक्तिगत सलाहकार होते थे, और दूसरे हैं कर्म सचिव, ये कार्यपालिका के अधिकारी होते थे। कार्यपालिका बोलते हैं एग्जीक्यूटिव को, इसको एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के अधिकारी होते थे, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल, कोषाध्यक्ष, अधीक्षक आदि के द्वारा होती थी। रुद्रदामन का साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। प्रत्येक प्रांत का शासक विश्वास पात्र और योग्य अमात्य राज्यपाल के अधीन होता था। सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल सुविशाक जो था वो पहलव था। वो क्या था? ये खुद क्या थे? शक थे, लेकिन इनका राज्यपाल क्या है? पहलव, सुविशाक। ठीक है। रुद्रदामन के उत्तराधिकारी, रुद्रदामन के पश्चात शक शक्ति का ह्रास होने लगा। रुद्रदामन का पुत्र दामयसद जो कि 150 से 178 ईस्वी तक शासन करता है, महाक्षत्रप रहा। महाक्षत्रप का पद 179 से 181 ईस्वी और 188 से 190 के बीच रिक्त था। ऐसा क्रमशः आभीरों और यज्ञश्री सातकर्णी की शक्ति के प्रबल होने के कारण हुआ। वाकाटक शासक विंध्य शक्ति ने मालवा को शकों से छीन लिया और अंततः गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करके शक शक्ति का उन्मूलन कर दिया। अब ये ध्यान रखना भाई, सुनो, अब ये क्वेश्चन आया कि शकों का उन्मूलन करने वाले शासकों के नाम बताइए। तो आपने दो नाम बताने हैं, एक तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको की अनुश्रुतियां शकारी के नाम से याद करती है। किस नाम से? यानी शकों का उन्मूलन करने वाला कौन? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसने किसको पराजित किया? अंतिम शक शासक रुद्र सिंह को पराजित किया और शक शक्ति का उन्मूलन कर दिया भारत से। एक नाम और आता है आपका, वाकाटक नरेश विंध्य शक्ति का। इससे पहले जो काम किया वो किसने किया? वाकाटक शासक विंध्य शक्ति ने मालवा को शकों से छीन लिया था। तो दो नाम याद रखने हैं आपने, वाकाटक नरेश विंध्य शक्ति और गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। समझ में आ गया कि नहीं? अरे भाई इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी। इसके बाद में बता रहा हूं आपको शक सातवाहन संघर्ष। पश्चिमी भारत के शकों और सातवाहनों के बीच कई चरणों में संघर्ष देखने को मिलता है। सातवाहन शासक सातकर्णी फर्स्ट के पश्चात गौतमीपुत्र सातकर्णी के उदय तक सातवाहन युग अंधकार में माना जाता है। इसी समय छैरात वंशी शासक भूमक और नहपाण ने मालवा और पूना के क्षेत्रों पर सातवाहनों को पराजित करके अधिकार किया था। संभवतः सातवाहनों ने शकों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। सातवाहनों ने शकों की अधीनता संभवतः बोल रहे हैं हम, कंफर्म नहीं है। परंतु गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपाण और उसके दामाद ऋषभदत्त को पराजित करके तथा उनकी हत्या करके पुनः सातवाहन प्रतिष्ठा को कायम किया। गौतमीपुत्र सातकर्णी के पुत्र वशिष्ठपुत्र पुलमावी के समय सातवाहनों का संघर्ष शकों की कार्दमक शाखा से हुआ, रुद्रदामन से हुआ। रुद्रदामन ने पुलमावी को 2 बार पराजित किया, परंतु संबंध की निकटता के कारण उसकी हत्या नहीं की, क्योंकि दामाद था वो। रुद्रदामन की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? वशिष्ठपुत्र पुलमावी के साथ हुआ था, इसलिए दामाद की हत्या नहीं की। दामाद की हत्या वैसे भी बुरा माना जाता है देश में, है ना। इस संघर्ष का अंतिम चरण सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी के समय हुआ और इसने शकों को अपरांत नर्मदा घाटी, इसने शकों से अपरांत और नर्मदा घाटी आदि को प्राप्त किया। इतना समझ में आ गया? थोड़ा टफ लगेगा नाम क्योंकि विदेशी हैं, मगर मैंने कहा यहां से पूछे जाते हैं भाई प्रश्न। क्या किए जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद में बता रहा हूं पहलव यानी पार्थियंस। पल्लव नहीं है ये, पल्लव हमारे लोग हैं दक्षिण भारत के। महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन सेकंड, अभी पढ़ेंगे हम तमिलनाडु में पल्लव। वो पल्लव अलग है, दक्षिण भारतीय लोग जिन्होंने कि द्रविड़ कला को क्या किया, द्रविड़ कला में रथ मंदिरों का निर्माण किया, शोर टेम्पल्स के निर्माण किए, ये पहलव हैं, ये विदेशी हैं। तो पहलव या पार्थियंस। पहलव साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था मिथ्रेडेट्स फर्स्ट। कौन था? अब ये नाम सुने ही नहीं आपने, तो ऐसे नाम सुने, राजू और क्या पप्पू और क्या मिंटू। अब मिथ्रेडेट्स तो आपके लिए नया नाम है, तो याद करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा,
पहलव साम्राज्य का जो संस्थापक है या पार्थियन साम्राज्य का जो संस्थापक है वो कौन है? मिथ्रेडेट्स फर्स्ट है। मूल निवासी कहाँ के हैं? ये पार्थिया के। पार्थिया यानी ईरान, पार्थिया यानी ईरान, ठीक है। वंश के प्रमुख शासक जो हैं वो कौन है? बोनोनीज है, स्पेलिरस है, गोंडोफर्नीज है, एब्डगेसस है, पकोरिस है और सनबेरिस है। ये नाम कभी सुने ही नहीं होंगे आपने, सुने हैं? नहीं सुने? अरे भाई ये याद होंगे भी नहीं जल्दी से, इनको याद करना पड़ेगा आपको। इस वंश के प्रमुख शासक कौन कौन है? वोनोनीज है, स्पेलिरस। अब आपसे कोई अगल बगल अड़ोस पड़ोस या कोई रिश्तेदार पूछेगा ना कि बच्चे का नाम क्या रखना है, अगर बालक है तो बोलना उसका नाम गोंदोफर्नीज रख दो, क्या रख दो। पर फिर इस देश में बड़ा बवाल भी हो जाता है, आक्रांताओं के नाम नहीं रखने हैं यहाँ पर, है ना। एक कवि की बड़ी भर्त्सना की जा रही है आजकल, जबकि वो कहीं भी गलत नहीं थे। आक्रांताओं के, है ना, जिन्होंने इस देश पर आक्रमण किया, इस देश को लूटा, उन आक्रांताओं के नाम पर बच्चों के नाम नहीं रखने, क्योंकि हम भी नहीं रखते हैं, रावण नहीं रखते हैं बच्चों के नाम। क्या कहीं रखते हैं क्या लड़की का नाम? मंथरा सुना है किसी का नाम? मंथरा नहीं रखते, बुरे लोगों के नाम नहीं रखे जाते। चलो जी, लेकिन हम अच्छे नाम भी नहीं रख रहे हैं, सची नहीं रख रहे हैं, पोलोमी नहीं रख रहे हैं, है ना। और क्या बोलते हैं बालिके, अरुंधति नहीं रख रहे हैं। अरुंधति रॉय एक नाम मैंने सुना है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका जो है। अरुंधति नहीं रख रहे हैं, और क्या नहीं, गार्गी नहीं रख रहे हैं। रख रहे हैं क्या? नहीं रख रहे। चलो समय के साथ अगला, पहला जो पार्थियन वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा हुआ वो गोंडोफर्नीज हुआ। कौन हुआ? गोंडोफर्नीज। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में अन्य विदेशी आक्रमणियों की तरह पार्थियन या पहलव भी भारत आए। इन्होंने यवनों की तरह अपनी शक्ति का केंद्र उत्तर पश्चिमी भारत को बनाया। पार्थियन मूल रूप से पर्थिया या ईरान के निवासी थे। पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेट्स था। कौन था? मिथ्रेडेट्स था। इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा गोंडोफर्नीज 19 एडी से 45 एडी के बीच में शासन कर रहा था। कब से कब तक? 19 एडी से 45 एडी के बीच में शासन किया, और इसकी राजधानी तक्षशिला थी। गोंडोफर्नीज जो कि समसूलधारी है, उसकी राजधानी कहां थी? तक्षशिला थी। सेल्यूकस साम्राज्य से पर्थिया को आर्सेक्स ने एंटियोकस सेकंड के काल में स्वतंत्र कराया था। संभवतः भारत का पहला पार्थियन या पहला शासक जो था वो बोनोनीज था। कौन था? बोनोनीज। बोनोनीज के सिक्कों पर उसकी महाराजा धीराज उपाधि उल्लिखित है, यानी उसकी उपाधि जो मिलती है वो क्या मिलती है? महाराजा धीराज। इसके सिक्के यवन नरेश यूक्रेटाइडीज के सिक्कों के अनुकरण पर ढाले गए हैं। ये सिक्के यूनानी और खरोष्टी दोनों लिपियों में हैं। पार्थियन राजाओं के सिक्कों पर धर्मीय उत्कीर्ण है, उपाधि जो है वो क्या? धर्मी है। अब जहां पर भी धर्मी है उपाधि, इसका मतलब बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया उन्होंने। क्या कर लिया? जिससे लगता है कि पार्थियन भी भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। बोनोनीज के पश्चात स्पेलिरस शासक बना, परंतु पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली जो शासक था वो गोंडोफर्नीज था। 19 एडी से 45 एडी के बीच में शासन किया। गोंडोफर्नीज के सिक्के कांधार, काबुल घाटी, सिंध और पंजाब में पाए गए हैं। संभवतः शकों को पराजित करके इसने पंजाब और सिंध पर अधिकार कर लिया था। कंफर्म नहीं है, संभवतः शकों को पराजित करके इसने पंजाब और सिंध पर अधिकार कर लिया था। गोंडोफर्नीज का एक अभिलेख मिलता है, तख्तबही इंस्क्रिप्शन, जो पेशावर से प्राप्त हुआ है। किससे? अरे और मिलते, लेकिन जो बुत सिकन होते हैं वो मूर्तियों को तोड़ देते हैं, अभिलेखों को तोड़ देते हैं। उनका मानना यह है कि सब तोड़ोगी, क्या करो, कोई भी चीज ऐसी ना रखो जिससे आने वाला समय में बच्चा ये पूछे कि ये क्या है पापा, क्योंकि फिर पापा को बताना पड़ेगा अब्बू को कि बेटा ये ऐसा है, कोई राजा था, इतना बड़ा था, ये था, वो था। इसलिए सबको क्या कर दो? नष्ट कर दो, सब जला दो, विक्रमशिला जला दो, नालंदा जला दो, है ना। जितनी भी मूर्ति, जितने भी मंदिर है उनको खंडित कर दो, और अगर ना कर पाओ तो जो मूर्तियां हैं उनके नाक कान क्या कर दो? तोड़ दो। बुत सिकन कहा जाता है ऐसे लोगों को। क्या कहा जाता है? जबकि क्या है कि ये इतिहास होता है भाई, इससे इतिहास का पता चलता है। अब जो भी है, जैसा भी है, लेकिन किसी भी देश का इतिहास वहीं से पता चलेगा। अपने इतिहास को समझकर लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? गौरवान्वित महसूस होते हैं। हो सकता है कि आक्रांताओं से ग्रसित होकर अध्ययन से दूर हो गए हो, लेकिन अगर किसी को यह पता चल गया कि मेरे पूर्वज आर्यभट्ट थे, मतलब मैं आर्यभट्ट के वंश से हूं, तो शायद उसका मैथ्स में क्या हो जाए, एकदम से इंटरेस्ट जाग जाए कि भाई 0 दिया मेरे भारत में, है ना। चलो जी,
तो गोंदो फर्नीस का एक अभिलेख तख्तेबाही इंस्क्रिप्शन जो पेशावर से प्राप्त हुआ है, इसमें दी गई 103 की तिथि को विक्रमी संवत की तिथि माना जाता है। यह अभिलेख खरोष्टी लिपि में है को हाईलाइट करना है, तख्तेबाही इंस्क्रिप्शन। इसी अभिलेख में उल्लिखित है कि गोंदो फर्नीस ने वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करते हुए दान किया था। ईसाई जनश्रुतियों के अनुसार गोंदो फर्नीस के शासनकाल में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए सेंट थॉमस भारत आया था। ये आईएएस का क्वेश्चन है कि सेंट थॉमस किसके समय में भारत आया था ईसाई धर्म के प्रचारार्थ? आंसर गोंदो फर्नीस के समय में। यह भारत आने वाला प्रथम ईसाई प्रचारक था। बाद में यह दक्षिण भारत गया और मद्रास के समीप मल्लापुर में इसकी हत्या हो गई। मल्लापुर में कहा हत्या हो गई सेंट थॉमस की, चर्च होगा इसका वहां पर। गोंदो फर्नीस के उत्तराधिकारियों के विषय में कुछ स्पष्ट नहीं है। इसके राज्य पर कुषाणों ने अधिकार कर लिया था। किसने अधिकार कर लिया था? कुषाणों ने अधिकार कर लिया था। अब मैं कुछ एडिशनल पॉइंट बता रहा हूं इन सबसे संबंधित। फारस यानी ईरान की प्रथा के अनुसार शक अपने राज्य के प्रांतों को वंश परंपरागत शासकों यानी गवर्नरों को सौंपकर शासन चलाते थे। इन शासकों को छत्रप के नाम से पुकारते थे। उत्तरी पश्चिमी भारत के कुसुलक और पटिक, मथुरा के राजबुल और राजुल और सोडास, महाराष्ट्र के भूमक और नहपाण, उज्जैन के चस्टन और रुद्रदामन ऐसे ही छत्रप थे। क्या थे? छत्रप यानी गवर्नर। फिर क्वेश्चन बना एक बार, भारत का प्रथम शक विजेता कौन था? तो मेउस था। कौन था? मेउस। ये उत्तराखंड वालों ने पूछा मेरे ख्याल से, उत्तराखंड पीछे से क्वेश्चन रहा है कभी। भारत का प्रथम शक विजेता कौन था? आंसर मेउस था। तक्षशिला पर शकों के बाद किसका आधिपत्य स्थापित हुआ? आंसर पहलवों का या पार्थियनों का? किसका? पहलवों का या? तक्षशिला का अंतिम शक शासक कौन था? एजेज सेकंड। कौन था? एजेज सेकंड। किस शक शासक ने पंजाब के यूथिडेमस वंश के यवनों को पराजित करके वहां पर अधिकार स्थापित किया? आंसर एजेज प्रथम ने। मथुरा का प्रथम शक विजेता कौन था? आंसर राजबुल। मथुरा में शक कहां से आए थे? आंसर मालवा से। शक मूलतः कहां के निवासी थे? आंसर सीर दरिया या सीर दराय नदी के उत्तर। सीर दरिया, अमू दरिया मैंने बताया था आपको, अराल सी में गिरता है। अराल सी उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में क्या है? लेक है काफी बड़ी, ठीक है, अराल सी, जो कि सूख रही है, सूख गई है लगभग, क्योंकि सीर दरिया और अमू दरिया का जितना भी पानी है वो इरिगेशन के लिए यूज कर दिया किसने? जिन देशों से होकर गुजरती है वो, वहां के लोगों ने। भारत पर आक्रमण करने वाले शक सिंधु प्रदेश में जहां बसे थे उसको क्या कहा गया? शक द्वीप कहा गया। पूर्वी ईरान से शकों को किसने पराजित किया था? मित्रधात सेकंड ने। किसने? मित्रधात सेकंड ने। मित्रदात सेकंड। शक किसके दबाव में अपना मूल निवास छोड़ने के लिए मजबूर हुए थे? आंसर यूची जाति। किस जाति के कारण? यूची जाति के कारण। ऐसे ही किस पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में मालवा के शासक ने विक्रमादित्य ने विक्रमी संवत चलाया? आंसर शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में विक्रमी संवत चलाया, या जिसको मालवा संवत भी कहते हैं, मालव संवत भी कहते हैं। विक्रमी संवत की तिथि क्या है? 57 BC। विक्रमी संवत की तिथि क्या है? 57 BC। मथुरा पर शकों के पश्चात किसका शासन स्थापित हुआ? कुषाणों का। छैरात वंश का संस्थापक कौन था? भूमक। छैरात वंश के शक शासक को कहां शासन स्थापित किया था? महाराष्ट्र में। नहपाण किस वंश का शासक था? छैरात वंशी था। नहपाण क्या था? छैरात वंशी था, ठीक है। ऐसे ही यद्यपि ऋग्वेद और अथर्ववेद में कई सूक्तों में प्रजा द्वारा राजा को निर्वाचित करने का उल्लेख है, तथापि ऐतिहासिक काल में जो राजा प्रजा द्वारा चुने गए थे उनका उल्लेख बता रहा हूं मैं। एक तो हो गया शिशुनाग वंशी शासक शिशुनाग। एक हो गया शक शासक रुद्रदामन। कौन? शक शासक रुद्रदामन। एक पाल वंशी शासक गोपाल। ये गोपाल वाला क्वेश्चन आपका उत्तराखंड का क्वेश्चन रहा है कि किसको जनता ने चुना, तो जनता द्वारा चुने गए शासकों के नाम बता रहा हूं मैं आपको। पाल वंशी शासक गोपाल और पल्लव वंशी शासक नंदीवर्धन सेकंड, नंदीवर्मन सेकंड। ये चार शासकों के नाम याद कर लीजिए, एक शिशुनाग, रुद्रदामन, गोपाल और नंदीवर्मन सेकंड, ठीक है। ऐसे ही बता रहा हूं शकों में कि शकों का जो मूल निवास था वो सीरदराय नदी के उत्तर में था। वहां से यूची आक्रमण के कारण उन्हें पश्चिम दिशा में प्रस्थान करना पड़ा। भारत में शक जो है वो पूर्वी ईरान से आए थे। कहां से आए थे?
पूर्वी ईरान से आए थे, हालांकि वो ईरान के नहीं थे, ईरान में एक शाखा गई थी शकों की, उस शाखा में से टूटकर यहां पर आए थे। हाँ, भागे कहां से थे वो? यूची जाति ने भगाया था मध्य एशिया से उन्हें। भारत का पहला शक विजेता जो है मेउस था, उसके कुछ सिक्कों पर बुद्ध तथा शिव के चित्र अंकित हैं। यवनों को परास्त करके इसने अपने सिक्कों पर राजती राजस महतस मेउस की उपाधि उत्कीर्ण करवाई। भारत में शकों की तक्षशिला, मथुरा, महाराष्ट्र, मालवा में स्थापित जो शाखाएं हैं वो शासन करती थी। मथुरा में पहला शक शासक जो था वो राजबुल था। कौन था? मथुरा का पहला शक शासक कौन था भाई? राजबुल था। पश्चिमी भारत में शासन करने वाली शकों की छैरात शाखा का संस्थापक भूमक था। कार्दमक शाखा का जो संस्थापक था वो चस्टन था। इस शाखा का प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन था, जिसने गिरनार अभिलेख जारी किया। रुद्रदामन को भ्रष्टराज प्रतिष्ठापक कहा गया है। रुद्रदामन अपने व्यक्तिगत राजकोष से धन व्यय करके सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया और सौराष्ट्र के राज्यपाल सुविशाख के निर्देशन में करवाया। ठीक है, ये रिवाइज करवा रहा हूं मैं आपको। शक शासक नहपान को सातवाहन नरेश गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पराजित किया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, ये भी उत्तराखंड में पूछा गया था कभी। रुद्रदामन ने सातवाहन नरेश वशिष्ठपुत्र पुलमावी को हराया था, लेकिन क्योंकि रुद्रदामन का दामाद था वशिष्ठपुत्र पुलमावी, इसलिए उसकी हत्या नहीं की। ठीक है, शक शासक रुद्रदामन ने सर्वप्रथम संस्कृत लेख प्रकार के सिक्के चलाए थे। अब अगला बता रहा हूं जूनागढ़ अभिलेख, गिरनार अभिलेख के बारे में। तो गुजरात के जूनागढ़ के गिरनार पर्वत पर एक शिला पर यह लेख अंकित है। इस शिला पर अशोक का बृहत शिलालेख, रुद्रदामन का 20 पंक्तियों का लेख और स्कंदगुप्त के 2 लेख भी अंकित है। स्कंदगुप्त के भी हैं, 4 लोगों ने काम कराया सुदर्शन झील पर, चौथा आदमी स्कंदगुप्त है। कौन है? 1832 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने इस लेख की खोज की। रुद्रदामन का जूनागढ़ लेख ब्राह्मी लिपि, संस्कृत भाषा तथा चंपू शैली, गद्य और पद्य में लिखा गया है। इसमें प्रोज एंड पोइट्री, चंपू शैली बोलते हैं, प्रोज और पोइट्री में लिखा गया है। ब्राह्मी लिपि में, भाषा क्या है? संस्कृत है। इसमें दीर्घ समासों का भी प्रयोग किया गया है। विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया है। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। इसमें शक संवत की तिथि भी दी गई। किसकी? शक संवत की तिथि भी दी गई है। इसी रुद्रदामन अभिलेख में सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख है, जिसमें मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के दोनों का एक साथ उल्लेख हुआ है। इसमें रुद्रदामन के वंश, उसके शासन और उसके व्यक्तित्व पर भी प्रकाश पड़ता है। इतना क्लियर हो गया? ऐसे ही मैंने कहा कुछ क्वेश्चन बने कि भ्रष्टराज प्रतिष्ठापक की उपाधि से किसे विभूषित किया गया? आंसर रुद्रदामन को विभूषित किया गया। किस शासक के विषय में कहा गया कि उसने अनेक राजकुमारियों से पाणी ग्रहण किया था? आंसर रुद्रदामन। रुद्रदामन की मंत्री परिषद में मती सचिव कौन थे? तो उसके व्यक्तिगत सलाहकार थे। कौन थे? उसके व्यक्तिगत सलाहकार। पश्चिमी भारत का अंतिम शक शासक कौन था? रुद्र सिंह तृतीय था। कौन था? जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पराजित किया, शकों का उन्मूलन किया। जोगलथंबी में किसका मुद्रा भंडार मिला है? नहपाण का। छैरात वंशी शासकों की राजधानी कहां थी? मिन्ननगर। कार्दमक वंशी शक शासकों की राजधानी कहां थी? उज्जैनी। हाँ। रुद्रदामन का समकालीन सातवाहन शासक कौन था? वशिष्ठपुत्र पुलमावी। वशिष्ठपुत्र पुलमावी किसका दामाद था? रुद्रदामन का। सुदर्शन झील के पुनरुद्धार के लिए किसने अपने व्यक्तिगत कोष से धन व्यय किया था? आंसर रुद्रदामन। 3 गुना मजबूत बांध बनवाया था इसने। पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? मिथ्रेडेट्स फर्स्ट। भारत में ईसाई धर्म किस शताब्दी में आया था? प्रथम शताब्दी में। तख्तबाही इंस्क्रिप्शन द्वारा जारी किया, किसके द्वारा जारी किया गया था? गोंडो फर्नीस। गोंडो पहला शासक गोंदो फर्नीस या पार्थियन शासक गोंदो फर्नीस। ठीक है, ईरान के थे ये हैं। कहाँ के? ईरान के। अच्छा जी, भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस किसके समय में भारत आया था? गोंदो फर्नीस के समय में। किसके समय में? पहलवों के साम्राज्य पर किसने अधिकार कर लिया था? कुषाणों ने। अब इसके बाद हमने कुषाण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, इतना बात।